हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग जब कमरे में आया था तो वो कमरे की हालत को देख के काफ़ी स्टन रह चुका था। जब वो आगे देखता है तो वो पाता है कि वांग जी बेड पे सोया हुआ है और उसने बस एक पतली सी वाइट सी एक विंग की ही शर्ट पहनी हुई है जो उसे फिट नहीं आ रही है। उसके अंडरगारमेंट्स उस शर्ट से बाहर दिखाई दे रहे हैं। बेडरूम को भी रेड कर्टन्स एंड रेड कैंडल से सजाया हुआ है। विंग कोई बच्चा नहीं है। विंग समझ सकता है कि वांग जी क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, अपने कदमों को बढ़ाता है। वो बेड के पास जाता है। वो भी वांग जी को देखता है। वांग जी शायद विंग का वेट करते करते सो गया। वांग जी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया था और वो विंग का रूम में वेट कर रहा था। वो चाहता था कि वो विंग से बात करेगा और वो अपने ओमेगा होने का फ़र्ज़ को निभाएगा ताकि ये विंग और उसकी मैरिज लॉक हो जाए और कोई भी उसे अलग ना कर पाए। जो उसकी मदर चाहती थी अपने आखिरी वक्त में कि विंग के साथ रहे और अपनी लाइफ को स्पेंड करे। इसीलिए वांग जी ने ऐसा कदम उठाया था। उसने मेड से कह के रूम को डेकोरेट कराया था और उसने इस तरीके के क्लोथ पहने थे ताकि विंग को उसकी तरफ से एक इनिशिएटिव दिखाई दे कि हाँ वांग जी ये सब चाहता है। वो यही सब सोच के विंग का रूम में वेट कर रहा था, लेकिन विंग ने रूम में आने में इतनी ज़्यादा देर कर दी कि वांग जी उसके इंतज़ार करते करते सो गया। विंग वो वांग जी के करीब जाता है। वो देखता है कि वांग जी के फेस पे बहुत सारे हेयर्स आ रहे हैं। वांग जी के फेस को वो ठीक करता है। वांग जी भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से सोया हुआ था। मतलब वो बैठ के वेट कर रहा था और उसे उसी तरह से नींद आ गई थी। विंग ब्लैंकेट को लेता है, वांग जी के ऊपर उसे उठाता है और वो जब ये सब कर रहा था तो उसकी आंखों में बहुत ही हल्की सी आंसू की परत आ चुकी थी। वो वांग जी की ऐसी कंडीशन देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहा था। वो सोच रहा था, मैडम यू, मुझे पता था आप मुझे पसंद नहीं करती हैं। आप लालची औरत हैं। आपने अपने लालच में पहले अपनी बेटी को और उसकी लाइफ को कुर्बान करने की कोशिश की थी और अब आप इस छोटे से बच्चे जो कि आपका ही चाइल्ड है, आप उसे भी कुर्बान कर रही हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे लगता था आपकी नफ़रत बस मुझ तक ही है। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं नफ़रत समझ रहा था वो नफ़रत थी ही नहीं, वो तो बस एक लालच था। विंग ये सब सोच रहा था और अपनी आंखों के आंसू को और अपने गले से जो सूखापन जो उसके गले में आ चुका था, वांग जी को ऐसे देख के उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो वांग जी की बॉडी को अच्छे से कवर करता है और वो सोचता है कि वो आज तो इस रूम में वांग जी के साथ नहीं सो सकता है। वो अपने कदमों को थोड़ा पीछे लेता है और टर्न करता है जाने के लिए। तभी विंग ये नोटिस करता है कि उसके हाथों को किसी ने पकड़ लिया है। वो पीछे घूमता है और देखता है वांग जी ने अपनी आंखें खोल ली है और उसने विंग के हाथों को पकड़ रखा है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा होता है। वांग जी पूछता है कि आपका वर्क हो गया? विंग बताता है, हाँ मैंने वर्क कर लिया है। वांग जी कहता है, तो फिर आप रूम से बाहर क्यों जा रहे हो अंकल? आपको नहीं लगता आपको मुझे बेड पे ज्वाइन करना चाहिए? जब वांग जी इस तरह विंग तुरंत अपना फेस वांग जी की तरफ से मोड़ लेता है। वो वापस से घूम जाता है और जाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे और भी वर्क है। मैं आज रात को तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। मुझे वर्क है, मुझे सुबह तक उसे कंप्लीट करना है। वांग जी देखता है कि विंग किस तरह से वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। वांग जी ने बहुत हिम्मत करके ये कदम उठाया था। वो इस कदम को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वो विंग को पीछे से हक कर लेता है। विंग जब ये फील करता है कि वांग जी ने उसके हाथों को छोड़ दिया है तो वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वांग जी ने तो उसे पीछे से हक कर लिया है। वांग जी के दोनों हैंड्स विंग की चेस्ट पे थे और वांग जी ने पीछे से उसे हक कर लिया था। वो वांग जी विंग के क्लोज आता है उसके नेक की तरफ और आके वहाँ पर कहता है, अंकल भैया, हम जानते हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत ही हिम्मत से ये कदम उठाया है, प्लीज़ इसे ज़ाया मत। विंग जब ये बात सुनता है तो कुछ पल के लिए उसी तरह थम जाता है। वो लम्हा उसी वक्त वहाँ थम चुका था। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग को पीछे से हक करके उसके दोनों शोल्डर्स के बीच में
जो पीठ की तरफ होता है और अपने फेस को रब करने लगता है। और विंग बस ये सब फील कर रहा था। वो अपनी आँखों को बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर वो वांग जी के दोनों हैंड्स पे अपने हैंड रखता है। वो धीरे से वांग जी से अपने आप को फ्री करता है। वो वांग जी की तरफ मुड़ता है, वो उसके हाथों को लेता है और उसके हाथों को अपनी मुट्ठी में बंद करता है। फिर वो उस बेड पे बैठ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि अपने घुटनों के बल खड़ा था, विंग को हक करके वो वहाँ से हट के वापस से नॉर्मली बैठता है। विंग उसे देखता है। वो वांग जी से अपने हाथों को हटाता है। वो ब्लैंकेट को लेके वांग जी को दोबारा उड़ाता है। वांग जी उस ब्लैंकेट को पकड़ लेता है क्योंकि उसे भी बहुत शाय फील हो रहा था विंग के सामने इस तरह प्रेजेंट होके। विंग वांग जी से कहता है उसके हाथों को पकड़ के कि ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो, मुझे बताओ वांग जी, तुमने आज ये कदम क्यों उठाया है? क्या तुम यही चाहते हो वांग जी? मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ तुम ये सब नहीं चाहते हो, तो खुद को क्यों फोर्स कर रहे हो? वांग जी सुनता है और उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंकल वे उसे इतना गहराई से समझ पाएंगे। वो विंग की तरफ देखता है और वांग जी कहता है, अंकल वे, आपको इस चीज़ की नीड होगी। मैं आपकी ओमेगा हूँ। एक ओमेगा को अपने सारे फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। अगर उसके अल्फ़ा को उसकी ज़रूरत है तो उसे उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। विंग ये सुनता है, अपनी आंखों को बंद करता है और फिर अपनी आंखों को धीरे से खोलता है और कहता है, और तुम्हें किसने कहा मुझे इस चीज़ की नीड है? वांग जी कहता है, आप एक अल्फ़ा हो और एक अल्फ़ा को इस चीज़ की नीड होती है। विंग उसकी तरफ देखता है और फिर उसके हाथों को और टाइटली पकड़ के कहता है, वांग जी, इतने टाइम से तुम्हारे माइंड में ये सारी बातें नहीं आई थी। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे माइंड में ये सारी बातें क्यों आई है। तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और अपने अपने ग्रैनी की और उसके बीच हुई सारी बातें विंग को बता देता है। विंग जब ये सुनता है तो विंग को तो पहले से पता था कि ये ज़रूर आंट यू ने ही किया होगा, क्योंकि वो आंट यू को अच्छा जानता था। अंकल चिरैन ने खुद उसे कॉल करके बोला था कि मैडम यू प्रियोरल माउंट के लिए निकल चुकी है, वो लैंजान को लाने जा रही हैं। और विंग को भी लगा था कि यहाँ आने के बाद मैडम यू वही सब सारी बातें करेंगी और विंग उसे पेपर्स दिखा के फिर से वांग जी को अपने पास रखने की बातें करेगा। लेकिन विंग ने जब ये नोटिस किया कि मैडम यू का व्यवहार चेंज हो चुका है और वो वांग जी को यहाँ रहने को कह रही है, तो वो समझ चुका था कि मैडम यू के मन में लालच आ चुका है। वो वांग जी के हाथों को पकड़े कहता है, वांग जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ के वो फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन हो जिससे मैंने मैरिज की है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से अब कभी भी मैरिज नहीं करने वाला हूँ। मैंने तुमसे मैरिज कर लिया तो कर लिया। मेरी लाइफ में ना किसी ओमेगा की ज़रूरत पहले थी और ना ही कभी होगी। वांग जी सुनता है और विंग की तरफ थोड़े से नैरो आइज से देखता है। विंग समझ जाता है कि वो कुछ गलत कह रहा है। वो कहता है, मुझे उस तरीके से किसी भी ओमेगा की नीड नहीं है कि मैं किसी भी बाहरी ओमेगा के पास जाऊं और अपनी नीड पूरा करूं। और रही हमारी बात, तो मैं चाहता हूं वांग जी, हम ये सब तब करें जब तुम्हारी आंखों में किसी भी तरह की झिझक ना हो। अभी हमारा रिश्ता न्यू है और मैं किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें या खुद को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर अंकल वे, आपकी ज़रूरतों को क्या? विंग कहता है, मैंने पहले भी कहा है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हाँ वांग जी, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, ये फ्यूचर में शायद तुम्हारे काम आए। विंग बताता है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत फोर्स से नहीं होती है। मैं जानता हूँ एक ओमेगा का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने अल्फ़ा को हर तरीके की खुशी दे, और एक अल्फ़ा का भी यही फ़र्ज़ है कि वो अपने ओमेगा को खुश रखे और उसे हर तरीके की खुशी दे। लेकिन किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत विदाउट लव नहीं होती है। बिना प्यार के किसी भी रिश्ते की शुरुआत नहीं हो सकती है। अगर कोई भी पर्सन, एक अल्फ़ा या ओमेगा, किसी भी तरह के रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहा है तो उनके बीच प्यार और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बीच अभी नहीं है। वांग जी, मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी बातों को समझोगे? वांग जी सुनता है और नोट करता है। वांग जी कहता है कि शायद अब हमें सो जाना चाहिए। वांग जी इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो खुद से बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था कि उसने ये क्या कदम उठा लिया। उसे खुद के दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए था। तभी विंग जब देखता है कि वांग जी थोड़े ज़्यादा
डीप थॉट में जा चुका है तो वो इसे इंटरप्ट करके कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें अब सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। वांग जी उसके बातों को सुनता है विंग के और कहता है, यस अंकल। तभी विंग वहाँ से उठ के बाहर की ओर जाने लगता है। वांग जी उस हाथों को नहीं छोड़ता है जिसे विंग ने पकड़ा था, वो उसे पकड़े रखता है और कहता है, अंकल क्या आप नहीं सोएंगे? विंग कहता है, मैं सो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देख के नहीं सो सकता हूँ। तभी वांग जी अपने आप को दिखता है जो कि उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। वो कहता है, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। तभी विंग उसकी तरफ नोट करता है। वांग जी उस ब्लैंकेट को अपने आप पे रैप किए हुए ही वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहाँ जाके वो अपने नाइट सूट को पहनता है और वॉशरूम से बाहर आता है। विंग जो कि वांग जी का वेट कर रहा था बेड पर सो के, वो देखता है कि वांग जी ने खुद को ड्रेसअप कर लिया है। वो वांग जी को अपने पास बुलाता है। वांग जी भी उसके पास जाता है। वो विंग के हैंड को पकड़ता है और वो फिर सो जाता है। कुछ टाइम तक विंग ने अपनी आंखें को बंद करके रखा हुआ था ताकि वांग जी को लगे कि वो सो चुका है। जब वांग जी सो जाता है तो विंग अपनी आंखों को खोलता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और अभी फिर से विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अपने दिमाग में सोचता है कि काश वांग जी मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता पाता, मैं सब कुछ तुम्हें बता पाता, ऐसी झूठी उम्मीदें तुम्हें ना दे पाता। मुझे डर लगता है अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुमने अपने मदर एंड फादर के मौत का ज़िम्मेदार खुद को ठहराया तो मैं क्या करूँगा। मैंने तुम्हें टूटा हुआ देखा है, बहुत मुश्किल से मैं तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम दोबारा टूट गए तो मैं तुम्हें नहीं जोड़ पाऊँगा वांग जी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। वो ये सब सोचता है। वांग जी के पास जाता है। वो उसके फोरहेड पे एक बहुत ही स्वीट सा किस करता है। पहली बार विंग ने आज वांग जी को हक किया था। वो उसे हक करता है और फिर ब्लैंकेट लेके सो जाता है। सुबह हो चुकी थी। विंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में वांग जी जब क्लासेस करके निकल रहा था न्यू शान के साथ, तभी वो नोटिस करता है कि कुछ अल्फास और ओमेगास ने उसका रास्ता रोक लिया है। ओमेगास जो कि वांग जी से जेलस हो चुकी थी क्योंकि वांग जी शायद किसी न किसी तरह से विंग से लिंक रख रहा था, इसीलिए ओमेगा को बहुत जलन हो रही थी कि वांग जी आते ही कॉलेज में इतना फेमस कैसे हो गया, सभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और अल्फास जो कि वांग जी से काफ़ी इम्प्रेस थे, वांग जी की ब्यूटी से ज़्यादा इम्प्रेस थे, वो चाहते थे कि वांग जी को वो अपने अंडर रखे और धमका के रखे क्योंकि वांग जी विंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सभी को पता नहीं है कि वांग जी और विंग का रिलेशनशिप क्या है। वो लोग वांग जी को थोड़ा बुली करने लगते हैं। न्यू शान उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उन सभी पे भारी नहीं पड़ पा रहा था। वो दोनों ही ओमेगास थे और वहाँ पर कम से कम 8 और 9 अल्फास और ओमेगास ने उन्हें घेर के रखा हुआ था। तभी न्यूशान पर बोलता है कि तुम लोग ये कर रहे हो, ये सही नहीं है। अगर हमारी फैमिलीज़ को या हेड टीचर को इस बारे में पता चला तो वो तुम सभी को पनिश करेंगे। वो लोग चकल करते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी क्या पर पता चल रहा है, क्योंकि वो सारे ओमेगास एंड अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी होने का डर नहीं था। तभी पर वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वो जू चैंग था जो ये सब देख रहा था। जू चैंग को एक उसके फ्रेंड ने आके बताया था कि जो जिस ओमेगा को वो पसंद करने लगा है उस ओमेगा को सभी बुली कर रहे हैं। तभी जब जू चैंग को ये पता चला तो वो भागते हुए वहाँ आया था वांग जी को बचाने के लिए। वो वहाँ आता है, उन लोगों को रोकता है। जू चैंग को देख के उन लोगों की सिटी पिट्टी गुल हो चुकी थी क्योंकि जू चैंग काफ़ी फेमस था और कॉलेज में उसी का राज चलता था। जू चैंग को देख के वो लोग कहते हैं कि वो तो बस जूनियर से मिल रहे थे क्योंकि तो वो सभी सीनियर्स थे। जू चैंग उन लोगों को धमकाता है और उन सभी को वहाँ से भगा देता है। ओमेगास ये देख के बहुत गुस्सा थी कि इसने तो पहले यहाँ के विवुशियान को अपने अंडर कर रखा है इस ओमेगा ने, और अब ये जू चैंग को भी अपनी तरफ कर रहा है। वो ओमेगास उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती हैं और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी को खुद की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहते हैं। जू चैंग जो कि उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वो ये सब अपनी बत्तीसी निकाल के वांग जी को देखते हुए कह रहा था। वांग जी ने अपनी नज़रें नीचे झुका के रखी थी। वो जू चैंग की तरफ एक पल भी नहीं देख रहा था।
तभी जुचैंग कहता है, अगर तुम लोग मुझे थैंक यू कहना ही चाहती हो तो मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। तभी न्यूशान तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि न्यूशान जुचैंग को बहुत पसंद करता है। जुचैंग कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का है और अल्फ़ा है। कोई भी ऐसी ओमेगा नहीं है जो कि जुचैंग के फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती हो या जुचैंग को पाना नहीं चाहती हो। इसी तरह से न्यूशान भी जुचैंग से काफ़ी इम्प्रेस था और जुचैंग को चाहता था। वो तुरंत तैयार हो जाता है और वो वांगजी को भी कहता है। वांगजी जुचैंग से फ्रेंडशिप करने के लिए मना कर देता है कि वो किसी भी अल्फ़ा से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है। लेकिन न्यूशान के इतने बोलने पे और जुचैंग ने इतनी हेल्प की थी उन लोगों की कि वो उससे फ्रेंडशिप करने के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पर वो जुचैंग उनसे फ्रेंडशिप करके वहाँ से चला जाता है। ये सब पीछे से उसकी मैम चिंसू भी देख रही थी। चिंसू उन दोनों के पास आती है और कहती है, वांगजी, न्यूशान, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मुझसे बातें कर सको? तभी न्यूशान और वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और नोट करता है। वांगजी की छुट्टी हो चुकी थी और वांगजी अब घर आ चुका था। घर आने के बाद वो रोज़ की तरह विंग के लिए कुकिंग करता है और विंग का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे विंग की कल रात की बातें याद आ रही थी। वो काफ़ी हैप्पी फील कर रहा था कि उसके लाइफ में उसका अल्फ़ा है जो कि इतना अच्छा है। वो इसी तरह से सोचते हुए विंग का इंतज़ार कर रहा था डाइनिंग रूम में। तभी विंग की कार का हॉर्न बजता है। वांगजी फिर से रोज़ की तरह दौड़ते हुए जाता है और विंग का वेलकम करता है, उसे हक करके। विंग इस रोज़ के वेलकम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था। उसे बहुत अच्छा लगता था कि वांगजी घर पे वेट कर रहा है। जब वो ऑफिस में होता था और अपने वर्क को करता था तो भी उसके दिमाग में यही चलता था कि मुझे वर्क ख़त्म करके जल्दी से जाना है मैंशन, क्योंकि वहाँ वांगजी मेरा वेट कर रहा होगा। और जब वो देखता है कि वांगजी उसका किस तरह से वेट करता है तो उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है। विंग और वांगजी दोनों डाइनिंग हॉल में थे। वांगजी ने विंग के लिए फूड सर्व किया था और विंग ने वांगजी के लिए, दोनों फूड को खा रहे थे। विंग पूछता है, वांगजी तुम्हारे कॉलेज कैसे चल रहे हैं? वांगजी उसकी तरफ देखता है। वांगजी विंग को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो वांगजी विंग को ज़्यादा टेंस नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर उसने विंग को सब कुछ बताया तो पता ना विंग क्या कर दे, क्योंकि उसने विंग का वो गुस्से वाला चेहरा देखा था जब विंग ने जुचैंग को उठा के दूर फेंक दिया था। वो नहीं चाहता था कि विंग किसी भी तरह से कोई भी झगड़े या लड़ाई में पड़े, इसीलिए वो विंग से कहता है कि हाँ सभी अच्छे चल रहे हैं। इसी तरह से विंग और वांगजी के 15 डेज़ और भी निकल जाते हैं। वांगजी इसी तरह कॉलेज आया करता था। जुचैंग से उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी और जुचैंग और वो लोग काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया करते थे। विंग भी वांगजी के साथ बहुत ही हैप्पी फील किया करता था। इसी तरह विंग एक सुबह जब सो के उठता है तो वो अपने बाहों में वांगजी को देखता है। वांगजी ने विंग को बिल्कुल अच्छी तरह हक करके सोया हुआ था। विंग उसे देखता है और एक स्माइल करता है। वो वांगजी के हेयर में अपने बालों को फहराता है। वो देखता है सुबह हो चुकी है, उसके उठने का टाइम हो चुका है। वो उठने ही जा रहा था तभी उसके मोबाइल में एक कॉल आती है। विंग उस कॉल को पिक करता है तो उसमें बोविन का नाम शो हो रहा था। विंग पिक करता है कॉल को और कहता है, बोलो बोविन, तुमने आज इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया है? तभी बोविन बताता है, सर हमारा काम हो चुका है और वो टाइम आ चुका है जिसका हमें इतने टाइम से इंतज़ार था। विंग जब ये बात सुनता है तो उसकी आंखें बहुत डार्क हो जाती है। वो कहता है, ठीक है, तैयारियां कर लो। विंग उठता है, वांगजी से खुद को दूर करता है। वो जाके फ्रेश होता है। जब वो फ्रेश होकर आता है तो देखता है वांगजी भी नींद से उठ चुका है। वो विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, अंकल आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं, अपने ऑफिस के क्लोथ क्यों पहन रखे हैं? क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तभी विंग उसकी तरफ देखता है और वांगजी को उठाता है। वो वांगजी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। वो वांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने साथ अपने रूम के एक वॉल के पास ला के उसे खड़ा कर देता है। उस वॉल पे लगी एक पिक्चर को वहाँ से हटाता है और वहाँ आके खड़ा होता है। वांगजी भी ये देख के काफ़ी स्टन था कि इस वॉल में जो पिक्चर लगी है उसके पीछे ऐसा कुछ है। वहाँ पर एक बटन जैसा कुछ था जो कि एक लॉकर का एंट्रेंस लग रहा था। तभी विंग वहाँ पर अपनी फिंगरप्रिंट्स डालता है। तभी वहाँ का वॉल दो तरफ से खुल जाती है। उस वॉल के अंदर भी एक रूम था। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अपने रूम में इस तरह की चीज़ों को देख के काफ़ी कंफ्यूज था कि उसके रूम में ऐसी चीज़ें भी थी और उसे पता भी नहीं था। वो विंग की तरफ देखता है।
पहली बार विंग का फेस वांग जी को काफ़ी सीरियस लग रहा था, क्योंकि वांग जी जब भी विंग के साथ रहता है अपने रूम में तो विंग कभी भी इतना सीरियस नहीं दिखता है। वांग जी पूछता है कि अंकल वे क्या बात है। विंग बताता है कि अपने हैंड्स को दो। वो वांग जी के हैंड लेता है और उस मशीन में वांग जी के हैंड्स को रखता है, उसके फिंगरप्रिंट्स उसमें डालता है और वो वांग जी को लेके उस रूम में जाता है। वहाँ देखता है वांग जी कि हर तरफ बहुत सारे मनी हैं, बहुत सारे ज्वेलरीज हैं और बहुत सारी पेपर्स हैं। विंग बताता है कि यहाँ मेरी कंपनी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ इन सभी बारे में तुम्हें पता रहे। वांग जी उसकी तरफ देखता है और पूछता है मुझे इन सभी बारे में पता होने की क्या ज़रूरत है अंकल। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है वांग जी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं कुछ टाइम के लिए इस कंट्री से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं चाहता हूँ मैं जब तक ना आऊँ वापस तुम खुद का ख्याल रखो और इन सभी बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हें यहाँ रहने में आसानी होगी। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है अंकल आप कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वांग जी मैं चाहता हूँ तुम खुद का ख्याल रखो। वांग जी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो विंग का हाथ पकड़ता है। वांग जी अपने टीयरी आइज से विंग की तरफ देखता है और कहता है अंकल क्या जाना ज़रूरी है, आप रुक नहीं सकते क्या, आप किसी और को वहाँ नहीं भेज सकते हैं। विंग उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है वांग जी तुम इतनी छोटी सी बातों में इतनी दुखी कैसे हो सकते हो, मुझे थोड़ा वर्क है, तुम जानते हो मेरे बिज़नेस के बारे में, मुझे बिज़नेस रिलेटेड वर्क है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग इंसान हो, तुम इस तरह से नहीं टूट सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वांग जी उसकी तरफ देखता है विंग को और भी टाइटली हग कर लेता है। विंग भी उस हग को फील करता है, वो वांग जी को काफ़ी टाइटली हग कर लेता है। वो दोनों कुछ टाइम तक उसी तरह से खड़ा रहते हैं। विंग बोलता है कि मेरे टाइम हो रहा है वांग जी, मुझे जाना ही होगा। वांग जी उस हग को ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखता है। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। वांग जी को अब धीरे धीरे करके विंग की आदत हो चुकी थी। विंग के साथ रहना, विंग के साथ टाइम स्पेंड करना, उसे धीरे धीरे विंग से प्यार होने लगा था। विंग उसका इतना केयर करता था कि वांग जी विंग को चाहने से खुद को रोक ही नहीं पाया। वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग लैंजन के आंखों में देखता है जो कि रेड हो चुकी थी। वो लैंजन को फिर से हक करता है, कुछ टाइम से कंसोल करता है और फिर वो कहता है अब मुझे जाना होगा। वो वांग जी को लेके अपने बैकयार्ड में आता है जहाँ पर उसका प्लेन उसका वेट कर रहा था। वहाँ पर विंग वांग जी को देखता है, वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और उसे बाय कहता है। वांग जी अपने आप को काफ़ी हिम्मत वाला दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो विंग को बाय कहता है और कहता है कि वो इसका इंतज़ार करेगा, अपने वर्क को जल्दी से करके आने को वो उसे कहता है। विंग भी नोट करता है। विंग प्लेन में बैठता है और वांग जी बस उसे देखता रह जाता है। वांग जी ने अपनी आंखों को एक पल के लिए भी नहीं झपकाया था। विंग प्लेन से वहाँ से उस पैलेस से बाहर चला जाता है और वांग जी बस देखता रह जाता है। वांग जी विंग के प्लेन के जाने के बाद अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। सुमा जो कि दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी, वो वांग जी के पास आती है, उसके पेट को सहलाती है और उसे कंसोल करती है। जैसे ही वांग जी पाता है कि कोई उसे कंसोल कर रहा है, वो सुमा की तरफ देखता है। वो उसे देख के और भी फूट फूट के रोने लगता है और उसे हक कर लेता है। सुमा बताती है कि मास्टर इस तरह के ट्रिप पे जाते रहते हैं, वो उन्हें कुछ वर्क होगा इसीलिए वो गए होंगे, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। तभी वांग जी कहता है अगर ऐसे वर्क था तो उन्हें मुझसे भी पूछना चाहिए था, मैं भी उनके साथ जाता। सुमा ये सोचती है कि हाँ ये पॉइंट वाली बात है, वांग जी भी जा सकता था, सर उसे क्यों नहीं लेके गए। वांग जी यहाँ अकेला ना फील करे इसीलिए सुमा उसे उठाती है और फिर उसे मेंशन के अंदर लेके चली जाती है। वो उसे कंसोल करती है। वांग जी जो कि सुमा के गोद में सर रख कर वो विंग के बारे में सोच रहा था। वो उस दिन कॉलेज भी नहीं जाता है, वो पूरा दिन अकेले उस मेंशन में गुजारता है। उसे अब विंग की कमी समझ में आ रही थी। उसे ये समझ में आ रहा था कि विंग की क्या इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ में। वांग जी सेकंड दिन बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अगर विंग उसे छोड़ के कहीं बाहर भी गए हैं तो वो उसे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उससे बातें करने के लिए तरस रहा था। वो सुमा से भी पूछता है, सुमा भी कॉल लगाती है पर विंग का कॉल नहीं लगता है। सुमा बताती है कि जब विंग सर किसी दूसरे सिटी
या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनके फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं और वो उस कंट्री का नंबर यूज़ करते हैं। वांग जी ये सुनता है और सुमा की तरफ देखता है। वांग जी काफ़ी दुखी फ़ील कर रहा था। उसे हर तरफ बस विंग की यादें ही महसूस हो रही थी। वो जब सोने भी जाता था तो उसे विंग की कमी महसूस होती थी। वो सो भी नहीं पाता था। बस उसे हर तरफ बस विंग चाहिए था। उसे विंग की कमी महसूस होती थी। तभी दूसरे ही दिन सू यांग विंग के मैंसन में पहुंचता है। वो वहाँ वांग जी से जाके मिलता है और वांग जी से कहता है, वांग जी हमें ऑफिस में एक वर्क है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। विंग अभी यहाँ नहीं है। मुझे एक फ़ाइल चाहिए जो विंग ने मुझे बताया है कि मैंसन में ही है। क्या तुम वो फ़ाइल मुझे ला के दे सकते हो? उस फ़ाइल की बहुत ज़रूरत है। विंग गलती से उसे ऑफिस की जगह घर लेके आ गया था। क्या तुम मुझे वो दोगे? वांग जी उसे देखता है और कहता है, हाँ मैं ज़रूर दूंगा, पर मुझे उस फ़ाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी सुयंग कहता है कि विंग ने बताया कि वो उसके रूम में है और वो रूम में ही वो फ़ाइल कहीं रखी हुई है। वांग जी नोट करता है और कहता है कि ठीक है, पर मैं बिना विंग से अंकल से पूछे हुए कैसे आपको वो फ़ाइल दे सकता हूँ। तभी सुयंग बताता है कि कम ऑन वांग जी, तुम मुझ पे शक मत करो। मैं कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं हूँ। मैं विंग को पूरे 10 ईयर्स से जानता हूँ। हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है और वो बस एक फ़ाइल है। तुम चाहो तो उस फाइल को पढ़ भी सकते हो। वो फ़ाइल रेड कलर की है। तुम प्लीज़ ढूंढ के दे दो, नहीं तो हमारा कंपनी का बहुत लॉस हो जाएगा। वांग जी भी सुनता है और काफ़ी बातों को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि उसे वो फ़ाइल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिर वो अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को सोचता है और सोचता है कि सुयांग एक अच्छा इंसान लगता है और विंग से इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। विंग खुद बताते हैं कि बो विन, सुयांग एंड साओ सिंचन ऐसे पर्सन हैं जिस पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। ये सोचता है वांग जी और कहता है कि ठीक है, मैं वो फ़ाइल ढूंढ के लेके आता हूँ। वो रूम में जाता है और उस फ़ाइल को हर तरफ ढूंढता है। उसे वो फ़ाइल कहीं नहीं दिखती। वो काफ़ी फ़ाइल्स को चेक करता है लेकिन वो रेड फ़ाइल उसे नहीं मिलती है। वो सोचता है कहीं वो फ़ाइल उसी रूम में तो नहीं है जिसे विंगा ने मुझे दिखाया था। यहाँ सुयांग नीचे वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वांग जी फ़ाइल ला के देगा। वांग जी उस रूम के पास जाता है, उस दीवार के पास, और अपने फिंगरप्रिंट से उस दीवार को खोलता है। वो उसके अंदर जाता है और वहाँ जाके फ़ाइल्स के बीच में और सभी फ़ाइल्स को चेक करने लगता है। उसे वो रेड फ़ाइल मिल जाती है। वो देखता है उस फ़ाइल को और वो उसे पढ़ता है। वो एक कंपनी की डील की फ़ाइल थी, इसीलिए वांग जी को कुछ गलत नहीं लगता है कि इससे कुछ गलत हो सकता है। वो जाके उसे सुयांग को दे देता है। सुयांग उसे सी ऑफ करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी वापस रूम में आता है। वांग जी पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, इसीलिए वो सोचता है कि वो वहाँ जाके उसी रूम में देखेगा कि विंग के कौन कौन से सामान वहाँ रखे हुए हैं। ये बस उसके क्यूरियस माइंड को चाहिए था कि वो कुछ देखे, क्योंकि वो विंग को इतना मिस कर रहा था और उसके पास करने के लिए इस पैलेस में कोई काम नहीं था। वो उस रूम में जाता है और बहुत सारी चीज़ों को देखता है। वहाँ बहुत सारी ज्वेलरीज थी और बहुत सारी चीज़ें थी। वो सभी ज्वेलरी में उसे एक कॉलर दिखता है। यस, ये एक ओमेगा कॉलर था। उसे ये कॉलर बहुत पसंद आता है। वो उसे पहनता है और पहन के देखता है। उसे वो कॉलर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है ये कॉलर बहुत सुंदर है, अगर विंग अंकल आएंगे तो मैं उनसे ये कॉलर लेने को कहूँगा। ऐसे वांग जी को किसी भी तरीके की ज्वेलरी या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों इस कॉलर को देख के उसे इसे पहनने का मन कर रहा था। वो उस कॉलर को उतारता है और कहता है कि जब तक विंग अंकल नहीं आते हैं मैं उनसे बिना पूछे इसे नहीं रख सकता हूँ। वो वहाँ और भी फाइल्स को देखता है और कहता है मुझे तो बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अंकल वे हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे बिज़नेस की स्टडी करनी चाहिए। यस, विंग हमेशा वांग जी को कहता था कि तुम अगर कॉलेज की स्टडी कर भी रहे हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक टीचर घर पर अपॉइंट कर देता हूँ जो तुम्हें आके यहाँ पर बिज़नेस की स्टडी कराया करेगा। लेकिन वांग जी हमेशा उसे मना कर दिया करता है कि उसे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो विंग के सेल से सभी फाइल्स को एक एक करके निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। वो देखता है कि बहुत सारी फाइल्स हैं और बहुत सारे फाइल में बहुत सारे लैंड, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम है जो विंग के नाम पे है। ये पैलेस के पेपर्स हैं। वो ये सब देखता है और उसे पढ़ रहा होता है। पता नहीं क्यों विंग के जाने के बाद उसे ये सब भी पढ़ना अच्छा लग रहा था। तभी वो नोटिस करता है एक चीज़, एक फ़ाइल जो कि थोड़ी पुरानी लग रही है और वो फ़ाइल सभी फाइल से बहुत बड़ी है। वांग जी उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता है और उसे ओपन करता है। वो सोचता है इस फाइल में क्या होगा। जब वो उसे ओपन करता है तो वो उसे विल दिखती है। ये विंग की विल है। विंग का कोई भी अपना नहीं है, तो विंग ने ये विल क्यों बनवाई होगी। वो इस विल को पढ़ने की कोशिश करता है क्यूरियोसिटी से। जब वो इस विल को पढ़ता है तो उसमें देखता है उसकी जो विंग अंकल है उसने अपने विल में
सिर्फ़ और सिर्फ लैनज़ान का नाम लिखा हुआ था कि अगर उसे कभी भी कुछ भी हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ लैनज़ान के नाम पे होगा, जो कि लैंसे चैन एंड जियानयानली का इकलौता ओमेगा सन है। उसने ये मेंशन कर दिया था अपनी फाइल्स में और अपने विल में कि अगर वो ज़िंदा भी रहता है तो इस पूरे प्रॉपर्टी पे सिर्फ़ और सिर्फ लैन वांगजी का अधिकार होगा। वो सिर्फ़ इस कंपनीज़ को और ये सभी कामों को चला रहा है। इसका रियल ओनर सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ लैन वांगजी है। लैनज़ान बस ये पढ़ता है और इस फाइल को बंद कर देता है। उसकी आंखों में टीयर्स थे। वो सभी फाइल्स को सभी जगह पे अपने सही जगह पे रख देता है और वो उस रूम को बंद करके बाहर आ जाता है। वो अपने घुटनों पे घुमा मोड़ के बैठ जाता है और वो अपने हेड को अपने हाथों के बीच रख के बस धीमे धीमे रोने लगता है। वो उसे अब अपने अंकल की बहुत याद आ रही थी। इसी तरह 2 और दिन निकल जाते हैं। वांग जी बैठ के अपने कमरे में अपने होमवर्क्स और बहुत सारे वर्क्स को कर रहा था और विंग को याद कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। वो अपनी विंडो पे आता है। विंडो पे आके वो बाहर की बारिश को देख रहा था और अपने हाथों को विंडो से बाहर निकाल के बारिश की बूंदों को फील कर रहा होता है। तभी वो एक हॉर्न की आवाज़ सुनता है। वो जानता है ये कौन सा हॉर्न है। जब भी ये हॉर्न बजता है इसका मतलब है कि विंग मैंशन में आ रहा है। वांग जी ये सुनता है और 1 सेकंड का भी वेट नहीं करता है। वो तेज़ कदमों से दौड़ते हुए मैंशन के बाहर जाने लगता है। यहाँ विंग का क्या कहते हैं प्लेन उसके पैलेस में लैंड कर चुका था। विंग अपने प्लेन से बाहर निकलता है और विंग की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उसने वाइट कलर के सूट पहन रखे थे, यानी कि 2 पीस, एंड उस पे हर जगह ब्लड के स्टेन थे। उसके हाथों से पे एक कट था जहाँ से ब्लड बह रहा था। उसके फेस पे एक बहुत ही अजीब सा एक्सप्रेशन था। ना तो वो खुश दिख रहा था ना वो दुखी दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थी और आंखें रेड थी। वो उस प्लेन से उतरता है और जैसे ही उतरता है तो वो नोटिस करता है कि बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें विंग के फेस पे पड़ रही थी और उसके फेस पे, उसके हैंड्स पे जहाँ जहाँ ब्लड लगा हुआ था उस सभी स्टेन को धो रही थी। विंग धीरे धीरे कदमों से अपने पैलेस की ओर बढ़ रहा था। वो बहुत स्लो चल रहा था। वो अपने पैलेस को देख रहा था और वो सोच रहा होगा कि यहाँ वांग जी उसका वेट कर रहा है। वो धीरे धीरे कदम से बढ़ रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि वांग जी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। वांग जी जिसने विंग को देखा था कि विंग अपने प्लेन से नीचे उतरा था, हाँ उसने ब्लड के स्टेन वगैरह नहीं देखे थे और ना ही विंग का एक्सप्रेशन देखा था। वो भागते हुए आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग ने भी उसे बहुत ही टाइटली हक कर लिया था। उन दोनों के ऊपर बारिश गिर रही थी और वो कुछ पल के लिए बस वैसे ही थम जाते हैं। वांग जी का हार्ट बहुत ही तेज़ी से बीट कर रहा था और विंग का भी हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था। विंग ने वांग जी को और टाइटली गले से लगा लिया था। वो वांग जी के नेक के पास आता है और मैं उसके नेक को स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ से उस फेरोमोन्स को या उस स्मेल को स्मेल करने की कोशिश कर रहा था जिसकी उसे अभी ज़रूरत थी। वो वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे उस चीज़ की नीड है। वांग जी को समझ में नहीं आता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वांग जी अपनी टीयरी आइज से जिसमें बारिश की बूंदें पड़ रही थी विंग की तरफ फेस उठा के देखता है तो विंग के फेस देख के वो एक पल के लिए घबरा जाता है क्योंकि विंग के फेस में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसका फेस बिल्कुल स्टिफ था। वांग जी कहता है, मैं समझा नहीं किस चीज़ की ज़रूरत है। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम अपना कॉलर हटा सकते हो। वांग जी ये सुनता है और नोट कर देता है। वो अपनी फिंगरप्रिंट अपने कॉलर पे डालता है और वो कॉलर खोल के नीचे गिर जाता है। विंग वांग जी के नेक को स्मेल करने लगता है और उससे आ रहे स्मेल को और भी ज़्यादा इनहेल करने लगता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़ अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए वांग जी। वांग जी वैसे ही करता है। वो अपने कामिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है और विंग बस उसे स्मेल कर रहा होता है। उसके ऐसा करने से वांग जी की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। विंग उसके नेक को और भी तेज़ी से स्मेल करता है और उसकी वजह से उसके नोज़, उसके लिप्स उसके नेक पे टच हो रहे थे। वांग जी सिवर करने लगता है और सोचता है कि अंकल वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी उसे उस तरीके से टच किया ही नहीं है। वांग जी इन सभी टच को फील कर रहा होता है और उसे ये सब टच बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तभी विंग उसके नेक को स्मेल करते करते उसे अपने गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे उठा के मैंसन की तरफ जाने लगता है। वांग जी ने भी अपने हैंड्स को विंग के जो नेक पे रैप कर लिए थे और वो भी विंग को गौर से देखे जा रहा था। ओके एवरीवन, इस पार्ट को ये ख़त्म करते हैं। कमेंट में मुझे बताओ कि अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए।